तो लीनियर इंडक्शन मोटर पर हमने आपको एक यूट्यूब वीडियो और एक पीपीटी भेजा है, तो उस कुछ मदद से ले लीजिएगा। और यहाँ पर हम आपको फुल कवरेज दे रहे हैं लीनियर इंडक्शन मोटर के लिए। तो जो एज द नेम सजेस्ट लीनियर इंडक्शन मोटर, यहाँ पर जो मोशन होगा रोटर का, तो वो एंगुलर ये रोटेशनल मोशन नहीं होगा, बल्कि लीनियर मोशन होगा। बैक एंड फोर्थ मूवमेंट हो सकता है इसमें रोटर का, रोटेशनल मोशन नहीं होगा। तो इसको सिंपल वे में समझने के लिए यहाँ पर जो मोटर है ये कन्वेंशनल मोटर है आपका, जिसमें 3 फेज इंडक्शन मोटर है, जिसमें स्टेटर और रोटर आप जानते हैं लगा होता है। तो यहाँ पर अगर हम इसको, ये लाइन बनी हुई है, अगर ए बी के अक्रॉस काट दें और फिर इसको स्ट्रेट कर दें इधर से, तो इस तरह से स्टेटर पोजीशन आ जाएगी और ये रोटर ऐसे ही आ जाएगा। तो यहाँ पर लीनियर इंडक्शन मशीन में ये इसको स्टेटर और रोटर न कह के इसको प्राइमरी एंड सेकेंडरी कहा जाता है। और जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, अगर इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है तो इसको बोलते हैं SLIM, सिंगल साइडेड लीनियर इंडक्शन मोटर। फर्दर ये कंस्ट्रक्शन भी पॉसिबल है यहाँ पर कि सेकेंडरी के दोनों साइड में, फॉर बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फ्लक्स, सेकेंडरी के दोनों साइड में यहाँ पर प्राइमरी प्रोवाइड की गई है, यानी कि स्टेटर टर्मिनल्स प्रोवाइड किए गए हैं। और इसको बोलते हैं DLIM, यानी कि डबल साइडेड लीनियर इंडक्शन मशीन। अब आप ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर भी 3 फेज सप्लाई, दोनों साइड में 3 फेज सप्लाई प्रोवाइड की जाएगी। और इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है, इट इज़ सेम एज कन्वेंशनल इंडक्शन मशीन। तो वर्किंग प्रिंसिपल सेम ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं इसमें। तो प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन में देखिए, जैसे इंडक्शन मशीन का 3 फेज इंडक्शन मशीन का है, वैसे यहाँ भी लिखा हुआ है, व्हेन द प्राइमरी ऑफ अ लीनियर इंडक्शन मशीन गेट्स excited by a balanced 3 phase power supply, a flux start traveling along the entire length of the primary। यानी कि जो फ्लक्स यहाँ पर प्रोड्यूस होगा, वो यहाँ से यहाँ तक जाएगा और फिर यहाँ से यहाँ तक। तो इस तरह से ये ट्रेवल करेगा along the length, इस तरह से ये ट्रेवल करेगा। तो एक्चुअल में यहाँ पर फेज ए होगा, फेज बी होगा और फेज सी होगा। तो A to B, B to C, C to A, A to B, B to C और फिर C to A, फिर से यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो यहाँ से यहाँ फर्दर A से स्टार्ट होगा, फिर इस तरह से ये ट्रेवल करता रहेगा, यानी कि लीनियर मोशन में ये ट्रेवल करता रहेगा फ्लक्स इस तरह से। जबकि 3 फेज इंडक्शन मशीन में ये सिंक्रोनस स्पीड से किसी भी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में, यहाँ पर ये सिंक्रोनस स्पीड से मूव करता था। फर्दर यहाँ पर देखेंगे, दिस लीनियरली ट्रैवलिंग मैग्नेटिक फील्ड इज इक्विवेलेंट टू रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन द स्टेटर ऑफ अ 3 फेज इंडक्शन मोटर और अ सिंक्रोनस मोटर। तो स्टेटर चाहे सिंक्रोनस मशीन का हो चाहे इंडक्शन मशीन का हो, दोनों सेम होते हैं। 3 फेज सप्लाई दोनों पर प्रोवाइड किया जाता है और दोनों पर रोटेटिंग फील्ड ही डेवलप होती है। इंडक्शन मशीन में रोटर जो होता है वो केज या ऑन रोटर होता है, जबकि सिंक्रोनस मशीन में आप जानते हैं रोटर साइलेंट पोल या सिलेंड्रिकल होता है और मैग्नेटिक लॉकिंग होती है सिंक्रोनस मशीन में। Now electric current gets induced in the conductor of the secondary due to the relative motion between the traveling flux and the conductor। तो ट्रैवलिंग फ्लक्स जब कंडक्टर्स को कट करता है तो EMF जनरेट होता है। Then the induced current interacts with the traveling flux wave to produce linear force or thrust। If the primary is fixed and the secondary is free to move, the force will pull the secondary in the direction of the force and will result in the required rectilinear motion। इसको हम डिटेल में
फिगर से बता दे रहे हैं कि कैसे ये काम करता है। तो शायद मैं बोल गया हूँ कि ईएमएफ जनरेट होता है। एक्चुअल में यहाँ पर मोटर है, तो यहाँ पर फोर्स जनरेट होगा। वहाँ पर मोटर के केस में टॉर्क जनरेट होता था, यहाँ पर टॉर्क को रिप्लेस कर दिया है फोर्स ने। तो ये जो थ्रस्ट इक्वेशन या फोर्स की इक्वेशन है, ये बाद में डिस्कस करेंगे। ये देख लीजिए कैसे ये फंक्शन करता है। तो यहाँ पर कोई डबल साइडेड प्राइमरी का मोटर है, तो आप ये देख सकते हैं, एक पार्ट ऊपर है, एक पार्ट नीचे है। ध्यान में रखने वाली ये बात है इसमें कि जो अपर पार्ट है इसमें ABC 3 फेज वाइंडिंग होगी। एक पोल N बनेगा, तो इसके जस्ट बिलो एक पोल यहाँ पर S बनेगा। इसी तरह यहाँ पर एक पोल S बना हुआ है और बिलो इसके N पोल बनेगा। इसी तरह N है, इसके नीचे S बनेगा, फिर यहाँ पर S है, इसके नीचे N बनेगा। ऐसे ही रहेगा यहाँ पर। तो देख लीजिए यहाँ पर N पोल S पोल N पोल S पोल, जस्ट जैसे ऊपर है उसके अपोजिट। अब यहाँ पर जो फ्लक्स इंड्यूस्ड हो रहा है वो आप देख रहे हैं कि कैसे इंड्यूस हो रहा है फ्लक्स। तो यहाँ पर जो यूज़फुल फ्लक्स है वो ये यूज़फुल फ्लक्स है और ये यूज़फुल फ्लक्स है। इसी तरह यहाँ पर ये यूज़फुल है, ये यूज़फुल है, और यहाँ पर ये यूज़फुल है और ये यूज़फुल है। अब जो ये फ्लक्स हैं, जो ये ग्रीन से हमने बना दे रहे हैं, ये जो ये हैं, ये इनका कोई रोल नहीं है फोर्स प्रोड्यूस करने में, क्योंकि जो मोशन हो रहा है इस डायरेक्शन में हो रहा है और इनमें करंट की डायरेक्शन भी इनके पैरेलल ही है। तो जब जीरो एंगल के साथ ये करंट फ्लो कर रही हैं मोशन में, तो यहाँ पर फोर्स ड्यू टू दीज करंट्स इज जीरो। तो फोर्स किन की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है? जो यूज़फुल फ्लक्स है वो इनकी वजह से फ्लो हो रहा है। तो आप अब यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ फोर्स बता सकते हैं कि इस जो मेटेलिक पार्ट है ये सेकेंडरी, इसका फोर्स इस पर किस डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा ये N है, यहाँ पर है S। तो N to S आप मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि अगर जो फोर्स निकाला जाता है ये लेफ़्ट हैंड रूल से निकाला जाता है। फ्लेमिंग्स लेफ़्ट हैंड रूल से आप निकालेंगे फोर्स की डायरेक्शन। तो जो थंब है, इंडेक्स फिंगर है और मिडिल फिंगर है, तीनों को 90 डिग्री पर जब आप करेंगे और N to S आप फिंगर को पुट करेंगे, तो आप डायरेक्शन ऑफ फोर्स बता सकते हैं कि जो ये लाइन से इनके लिए कैसा होगा। तो इनके लिए देखिए क्या पोजीशन बन रही है। अगर फिंगर को हम वैसे टिल्ट करें तो यहाँ पर आप बेटर देख सकते हैं, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स यहाँ पर ले लिया गया है। यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B है और यहाँ पर करंट I आप देख रहे हैं कि जो प्लेट है, तो उसी प्लेट में करंट की डायरेक्शन पर I रखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड अपर प्राइमरी से लोअर प्राइमरी में जा रहा है, तो फोर्स की डायरेक्शन ये बन रही है। इसी तरह से अब इस पार्ट में देखेंगे, यहाँ इस पार्ट में देखेंगे, इस वाले पार्ट में, तो अब ऊपर S है, नीचे N है, यानी कि जो आपने इंडेक्स फिंगर अभी तक डाउनवर्ड कर रखी थी, आप इसको अपवर्ड कर देंगे और मिडिल फिंगर को आप करंट की डायरेक्शन में कर देंगे। तो आप देखेंगे कि फोर्स की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, यानी कि फोर्स फिर भी इसी डायरेक्शन में आ रहा है। दोनों कॉइल्स की वजह, दोनों डायरेक्शन की वजह से, करंट की दोनों डायरेक्शन की वजह से फोर्स इसी डायरेक्शन में है, राइट हैंड साइड में ही है। तो इसकी वजह से भी फोर्स राइट हैंड साइड में, इसकी वजह से राइट हैंड साइड में, इसकी वजह से भी और इसकी वजह से, यानी कि ये सब ऐड हो रहे हैं फोर्स में।
जो पैरेलल पाथ्स हैं ये कोई फोर्स क्रिएट नहीं कर रहे हैं, कोई रोल नहीं कर रहे हैं, इनकी वजह से खाली लॉसेस होंगे मशीन में। तो एक की वजह से हमने बताया था कि ये कंडीशन बन रही है, और दूसरे केस में आपने क्या किया है कि अब फिंगर को लोअर प्राइमरी से अपर प्राइमरी में ले जाएंगे, और करंट की डायरेक्शन पहले इस डायरेक्शन में थी, अब क्या हुआ है, डायरेक्शन चेंज हो गई है, तो आपने मिडिल फिंगर को दूसरी डायरेक्शन में कर दिया। लेकिन फोर्स की डायरेक्शन देखिए, पहले भी इसी डायरेक्शन में था, पहले भी इसी डायरेक्शन में था और बाद में भी इसी डायरेक्शन में है। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, कैसे फोर्स लग रहा है, किस डायरेक्शन में मूवमेंट होगा। तो यहाँ आपको बता रहे थे, तो ये वर्किंग प्रिंसिपल था इसका, फोर्स कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। अब यहाँ पर आएगा फोर्स का इक्वेशन, इसको थर्स्ट बोलते हैं, थर्स्ट की इक्वेशन या फोर्स की इक्वेशन। When we give supply to the system, developing field will result in a linear traveling field, the velocity of which is given by the equation 2TFS। तो ये इक्वेशन आप लोग याद रखिएगा। जो T है ये कहीं कहीं ये टाउ से भी लिखा होता है, तो ये पोल टू पोल डिस्टेंस है, Fs जो है सप्लाई फ्रिक्वेंसी है, और Bs जो है ये वेलोसिटी है, किस वेलोसिटी से मूवमेंट होगा। तो यहाँ पर Fs सप्लाई फ्रिक्वेंसी है, Bs वेलोसिटी ऑफ द लीनियर ट्रैवलिंग फील्ड इन मीटर पर सेकंड। Bs ट्रैवलिंग जो हमने बताया था फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, तो वहाँ पर आप लिखते थे सिंक्रोनस स्पीड ns, और यहाँ पर आप लिखेंगे Vs से, क्योंकि यहाँ पर लीनियर ये वेलोसिटी है, एंगुलर मूवमेंट नहीं है, यहाँ पर रोटेशनल मोशन नहीं है, तो यहाँ पर वेलोसिटी Vs से लिखा गया है। और T इज़ लीनियर पोल, पोल टू पोल लीनियर डिस्टेंस इन मीटर। अब सेम वैसे ही जैसे रोटेशनल मोशन के केस में आपने लिखा था NR इक्वल टू आप लिखते हैं NS 1 - S। उसी तरह यहाँ पर भी वेलोसिटी ऑफ रोटर इज इक्वल टू 1 - S एंड सिंक्रोनस वेलोसिटी। Thus the thrust or linear force is given by F is equal to air gap power upon linear velocity Vs। सिमिलर वहाँ पर भी ऐसे लिखते थे, टॉर्क इज इक्वल टू Pg अपॉन ओमेगा S लिखा जाता था। यहाँ पर ओमेगा S को रिप्लेस किया है Vs ने, एयर गैप पावर जैसे वहाँ पर थी एयर गैप पावर यहाँ पर भी है। टॉर्क को रिप्लेस कर दिया है अपने फोर्स से। तो ये इसकी इक्वेशंस। फिर आगे बढ़ेंगे, तो इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ लीनियर इंडक्शन मोटर। तो इक्विवेलेंट सर्किट तो सेम ही होगा, इसमें कोई और एक चीज़ और इसमें है कि इसमें कुछ इफ़ेक्ट अलग होते हैं जो 3 फेज इंडक्शन मशीन और लीनियर इंडक्शन मोटर को अलग करते हैं, लेकिन उनको इसमें इक्विवेलेंट सर्किट में आप नहीं दिखा सकते हैं। तो इक्विवेलेंट सर्किट जो आप बनाएंगे वो सेम ही रहेगा जैसे 3 फेज इंडक्शन मशीन का आप बनाते हैं। फर्दर जब इसमें आगे जाएंगे तो हमने जो इफ़ेक्ट की बात की कि कुछ इफ़ेक्ट होते हैं यहाँ पर जो कन्वेंशनल मशीन में नहीं होते हैं। तो यहाँ पर एक इफ़ेक्ट बोलते हैं ट्रांसवर्स एज इफ़ेक्ट, और दूसरा इफ़ेक्ट होता है एंड इफ़ेक्ट। In a linear induction motor, there are 2 effects which are not seen in conventional induction motor. These effects increases the losses. They are transverse edge effect and end effect. तो ये कौन से इफेक्ट हैं, तो इनको देख लीजिएगा। ट्रांसवर्स एज इफेक्ट देखिएगा, तो यहाँ पर ये प्राइमरी है और डबल साइड प्राइमरी है, नीचे भी प्राइमरी है, मोशन इधर हो रहा है,
अब एंड डिफेक्ट क्या है कि एक चीज़ इसमें और ध्यान रखना है कि जो प्राइमरी की लेंथ है और जो सेकेंडरी की लेंथ है, जब एप्लीकेशन पर्पज़ से आप देखेंगे तो कभी दोनों इक्वल नहीं होते हैं। या प्राइमरी ज़्यादा होगी, सेकेंडरी या कम होगी, या सेकेंडरी ज़्यादा होगी, प्राइमरी कम होगी, तो दोनों की लेंथ इक्वल नहीं होती है। तो यहाँ पर भी प्राइमरी की लेंथ आप देखिए कम है और सेकेंडरी की लेंथ ज़्यादा है। तो प्राइमरी सेकेंडरी की लेंथ का मतलब ये है कि जैसे मान लिया ट्रेन किसी ट्रैक पर दौड़ती है, तो आप ट्रेन को अगर प्राइमरी की तरह ट्रीट करा रहे हैं तो ट्रैक को सेकेंडरी की तरह ट्रीट कराएंगे, तो ट्रेन की लेंथ कभी ट्रैक की लेंथ के बराबर हो नहीं सकती। तो इसी तरह से एप्लीकेशंस बेस्ड ये फिगर बनाया गया है। अब इसमें होता क्या है कि जो यहाँ से फ्लक्स इस पर आ रहा है, ये फ्लक्स प्राइमरी से जो सेकेंडरी पर आ रहा है, तो ये प्राइमरी देखिए डॉटेड लाइन से यहाँ पर शो किया गया है, ये डॉटेड लाइन से ये शो किया गया है, यहाँ पर भी डॉटेड लाइन से शो किया गया है। प्राइमरी यहीं तक है, सेकेंडरी बाहर है। लेकिन जो फ्लक्स लाइंस आएंगी ये ज़रूरी नहीं है कि इसी लेंथ के अंदर रहें, ये बाहर भी रहती हैं। तो बाहर रहने का मतलब ये है कि जो लाइंस यहाँ पर बाहर आती हैं, यहाँ पर जो लाइंस यहाँ पर जो ये लाइंस बाहर आ रही हैं और यहाँ पर जो ये लाइंस बाहर आ रही हैं, इनका निगेटिव इफ़ेक्ट होता है। जो लाइंस बाहर जा रही हैं इनका इफ़ेक्ट निगेटिव इफ़ेक्ट होता है। तो इसमें ट्रांसवर्स एज इफेक्ट में देखिएगा, द पोर्शन ऑफ करंट व्हिच हैज़ पाथ्स पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ मोशन मेक्स नो कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द प्रोडक्शन ऑफ थ्रस्ट, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स एज इफेक्ट। तो ट्रांसवर्स एज इफेक्ट तो हमने पहले बताया था कि जो इन लाइंस, ये लाइंस हैं, यहाँ पर ये लाइंस होंगी जो पैरेलल हैं डायरेक्शन ऑफ मोशन के, उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। तो इस इफेक्ट को बोलते हैं ट्रांसवर्स एज इफेक्ट। और जो हमने अभी बताया है कि जो ये आउटसाइड पोर्शन जा रहा है और इधर ये आउटसाइड पोर्शन जा रहा है, इसकी वजह से आता है एंड इफेक्ट। तो एंड इफेक्ट क्या है? द करंट पाथ टुवर्ड द एंड ऑफ फील्ड स्ट्रक्चर ऑन द सेकेंडरी गो बियॉन्ड द फील्ड स्ट्रक्चर ऑफ द प्राइमरी एंड हैंस डू नॉट कंट्रीब्यूट द यूजफुल थ्रस्ट। यानी कि जो हमने बताया कि जो लाइंस बाहर जा रही हैं स्ट्रक्चर के, वो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करती हैं। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज एंड इफेक्ट। तो जो ट्रांसवर्स एज इफेक्ट हमने बताया है, इसकी वजह से भी सिस्टम में लॉसेस होंगे और रिडक्शन इन थ्रस्ट, दो डिसएडवांटेज इसके हैं। और जब एंड इफेक्ट की बात करें तो एंड इफेक्ट में यहाँ पर द फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन बिकम नॉन यूनिफॉर्म, इसका डिसएडवांटेज है। सेकेंडरी करंट ड्यू टू एंड इफेक्ट प्रोड्यूस एडिशनल कॉपर लॉस। द प्रेजेंस ऑफ फ्लक्स आउटसाइड द एक्टिव जोन रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ रिटार्डिंग फोर्स, और द कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ रिएक्टिव वोल्ट एम्पियर इज प्रोड्यूस्ड which lowers the power factor। तो ये इसके डिसएडवांटेज हैं एंड इफेक्ट के। तो एंड इफेक्ट और ट्रांसवर्स एज इफेक्ट, ये दोनों आपको याद रखने हैं, तो बहुत आसान है ये। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें एक चीज़ इसमें और बतानी है, यहाँ पर इसकी जो थिकनेस है, इसकी जो ये थिकनेस है, ये अगर इसको हम डी से डिनोट करें तो जो सेकेंडरी की थिकनेस है ये भी डिपेंड करती है, और जो ये थर्स्ट होता है या फोर्स होता है ये प्रोपोर्शनल होता है डी के। डी जितना ज़्यादा होगा तो ये जो इस तरह से बन रहा है लूप, तो इस लूप में ये करंट जो यूज़फुल करंट्स हैं
इनका मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, डी बढ़ेगा तो इनका मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, इनका मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी। इसलिए डी को बढ़ाने से फोर्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर ये दो इफ़ेक्ट हैं। इसके बाद थोड़ा सा और जो मटेरियल है वो सेकंड पार्ट में हम भेज देंगे, तो आपका ये लीनियर इंडक्शन मोटर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।